नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन्स पूंजी लाभ। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, श्री राम निवास ने 15 जुलाई 1989 को एक मकान संपत्ति 38,000 रुपए में खरीदी। इन्होंने एक मकान संपत्ति खरीदी थी 15 जुलाई 1989 को। इस मकान संपत्ति में वृद्धि करने अथवा परिवर्तन करने पर निम्न व्यय किए गए, और इस मकान संपत्ति में कुछ वृद्धि की गई या परिवर्तन किए गए, उसके संबंध में कुछ खर्चे किए गए हैं। पहला, 1995-96 में प्रथम मंजिल के निर्माण की लागत 55,000 रुपए। तो मकान संपत्ति 38,000 रुपए में खरीदी थी 1989 में, और 95-96 में प्रथम मंजिल का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत थी 55,000 रुपए। फिर 2005-06 में द्वितीय मंजिल का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत है 1,70,000 रुपए। 2012-13 वर्ष में परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण की लागत है 1,45,000 रुपए। 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 2,25,000 रुपए था। यह संपत्ति खरीदी गई है 15 जुलाई 1989 को, और 1995-96 में 55,000 रुपए का इसमें प्रथम मंजिल का निर्माण भी करवाया, और 2001 में इस संपत्ति का उचित बाजार मूल्य था 2,25,000 रुपए का। यह मकान संपत्ति श्री राम निवास द्वारा 8 जून 2019 यानी गत वर्ष 19-20 में 35 लाख रुपए में बेच दी गई। हस्तांतरण पर 15,000 रुपए का व्यय हुआ, और जो ट्रांसफर किया गया जब बेची गई तो उसके संबंध में हस्तांतरण का 15,000 रुपए का खर्चा हुआ। लागत वृद्धि सूचकांक वर्ष 2005-06 एवं 2012-13 के लिए क्रमशः 117 एवं 200 है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री राम निवास की पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ की कर योग्य पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करनी है श्री राम निवास की। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम from capital gains of Mr. Ram Nivas for the assessment year 2020-21। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत राम निवास की कर योग्य आय की गणना करनी है। अमाउंट, पर्टिकुलर्स। तो जब पूंजी लाभ की गणना करते हैं तो सबसे पहले पूंजी संपत्ति का विक्रय मूल्य जो है हम लिखते हैं, सेल प्राइस ऑफ हाउस। इनके पास एक मकान है जिसको गत वर्ष में इन्होंने 8 जून को 35 लाख रुपए में बेच दिया था। अगर ट्रांसफर के संबंध में, अगर हस्तांतरण के संबंध में अगर कोई खर्चे हुए हैं तो उनको घटा दिया जाता है, सेल प्राइस में से घटा दिया जाता है। ट्रांसफर एक्सपेंसेज 15,000 रुपए के हस्तांतरण के व्यय हुए हैं। जब इस मकान संपत्ति को बेचा गया 35 लाख रुपए में तो 15,000 रुपए के ट्रांसफर एक्सपेंसेज किए गए। तो 35 लाख में से 15,000 रुपए के एक्सपेंसेज घटा दिए जाएंगे, तो 34,85,000 रुपए 34,85,000 रुपए जो है नेट सेल कंसिडरेशन हो गया। शुद्ध विक्रय की राशि प्राप्त हुई इनको 34,85,000 रुपए की। इसमें से मकान को खरीदने की लागत घटाई जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मकान को खरीदने की लागत के संबंध में नियम है कि अगर मकान 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया हो, अगर मकान 1 अप्रैल
2001 से पहले खरीदा गया हो तो मकान की जो खरीदने की वास्तविक लागत अथवा 1 अप्रैल 2001 के दिन जो संपत्ति का उचित बाजार मूल्य है, उन दोनों में से किसी भी मूल्य को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जा सकता है। यानी कि वास्तविक लागत मकान की से पूर्व अगर किसी संपत्ति को खरीदा गया हो तो वास्तविक लागत या 1 अप्रैल 2001 के दिन उचित बाजार मूल्य। इन दोनों में से कोई सा भी मूल्य कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जा सकता है। यहां पर श्री राम निवास ने यह मकान खरीदा था 15 जुलाई 1989 को, यानी कि 1 अप्रैल 2001 से पूर्व खरीदा था। तो 15 जुलाई 1989 को 38,000 रुपए में खरीदा था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 38,000 रुपए और फेयर मार्केट वैल्यू, उचित बाजार मूल्य, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 है इसका 2,25,000 रुपए। इन दोनों में से ये किसी को भी जो है मकान की लागत मान सकता है। जो ज्यादा हो उसको ही मकान की लागत माना जाना चाहिए। तो यहां पर 2,25,000 को हम मकान की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं, हाउस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति अगर है तो उसको जो लागत प्रसार सूचकांक है उसके अनुसार उसकी लागत को बढ़ाया जाना चाहिए, प्रसारित किया जाना चाहिए। लागत प्रसार सूचकांक वर्ष 2001-2 से दिए गए हैं। वर्ष 2001-2 यानी कि 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2002, ये जो वर्ष है वर्ष 2001-2, इसको आधार वर्ष माना गया है। और इसका जो लागत सूचकांक है, लागत प्रसार सूचकांक, यानी कि प्रत्येक वर्ष लागत में वृद्धि होती है, महंगाई बढ़ रही है तो लागत का प्रसार हो रहा है, तो लागत प्रसार सूचकांक दिए गए हैं। तो 2001-2 को आधार मानते हुए लागत प्रसार सूचकांक यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII, इसको शॉर्ट में CII भी कहा जाता है। तो लागत प्रसार सूचकांक दिए गए हैं जिसके अनुसार जो करदाता है वो अपनी संपत्ति की लागत को बढ़ा सकता है इस सूचकांक के आधार पर। तो 2001-2 को आधार माना है। इसी प्रकार फिर 2002-3 का लागत सूचकांक 105 दिया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष के लिए जो है लागत प्रसार सूचकांक दिए गए हैं। वर्ष 2019-20 जिस गत वर्ष के लिए हम कर निर्धारण कर रहे हैं उस 2019-20 का लागत प्रसार सूचकांक है 289। 2001-2 का लागत प्रसार सूचकांक आधार वर्ष है, उसका लागत प्रसार सूचकांक 100 है। और 19-20 जो कि गत वर्ष है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, उसका लागत प्रसार सूचकांक 289 दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2001-2 में कोई चीज, कोई वस्तु, कोई संपत्ति 100 रुपए में खरीदी गई थी तो आज 2019-20 में उसकी कीमत 289 रुपए हो गई है। तो ये लागत प्रसार सूचकांक दिए गए हैं। तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति को का अगर हस्तांतरण किया जाता है तो लागत प्रसार सूचकांक के आधार पर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्ञात की जाती है, उसकी निर्देशित लागत ज्ञात की जाती है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्ञात की जाएगी। जो विक्रय मूल्य में से लागत, खरीदने की लागत घटाई जाएगी वो निर्देशित लागत होगी, निर्देशित लागत होगी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। तो यहां पर हमने लागत मानी है 2,25,000 रुपए को। तो 2,25,000 रुपए इस मकान का बाजार मूल्य था, उचित बाजार मूल्य था 2001-2 में, 1 अप्रैल 2001 के दिन। तो 2001-2 में इस मकान का उचित बाजार मूल्य था 2,25,000 रुपए, जिसको हमने लागत माना। इस मकान की लागत 1 अप्रैल 2001 के दिन 2,25,000 रुपए मानी है। तो अगर कोई वस्तु 100 रुपए में, उस दिन का लागत प्रसार सूचकांक है 100, तो उस दिन ये 100 के बराबर थी। तो अगर कोई संपत्ति 100 रुपए में खरीदी गई 2001-2 में, तो उस वस्तु को अगर 2019-20 में खरीदा जाए तो उसका लागत प्रसार सूचकांक है 289, यानी 100 रुपए की वस्तु 2019 जो कि 2001-2 में खरीदी गई थी,
उसका उस समय लागत 100 रुपए थी, लेकिन अगर 2019-20 में उस वस्तु को या उस संपत्ति को खरीदा जाए तो उसके लिए 289 रुपए मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो 2,25,000 रुपए 2001-2 की लागत मानी गई है। 2001-2 वर्ष का लागत उचित बाजार मूल्य माना गया है। तो 2,25,000 रुपए 100 के बराबर है, तो 289 के बराबर इसकी लागत 2019-20 में क्या आएगी जब इसको बेचा गया है। तो 2,25,000 में 100 का भाग लगाएंगे, और ये इंडेक्स्ड कॉस्ट या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केवल दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के संबंध में ही ज्ञात की जाती है। तो 2,25,000 में 100 का भाग लगाकर 289 से गुणा कर दिया जाएगा। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है 6,50,250। तो 2,25,000 में ये मकान 1 अप्रैल 2001 यानी कि वर्ष 2001-2 में खरीदा गया था, या उचित बाजार मूल्य इसका माना गया था। उस दिन ये लागत थी इसकी 2001-2 वर्ष में। लेकिन अगर 2019-20 में इसी मकान की लागत देखी जाए तो ये मकान 6,50,250 रुपए मूल्य का है। आगे कहा गया है कि इस मकान की में कुछ सुधार करवाया गया, कुछ इंप्रूवमेंट करवाया गया। 1995-96 में प्रथम मंजिल का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 55,000 रुपए है। तो 1995-96 की लागत अब यहां पर कंसीडर नहीं की जाएगी, उसको यहां पर लागत में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने 2001 का उचित बाजार मूल्य ले लिया है। तो 1995-96 में इस मकान पर क्या खर्चा किया गया, कितना खर्चा किया गया, अब वो महत्वहीन हो जाता है। 2001 के बाद में अगर इस मकान पर कोई खर्चा किया गया है तो वो अब इस मकान की लागत में जोड़ा जाएगा। दूसरा है 2005-06 में द्वितीय मंजिल के निर्माण की लागत है 1,70,000 रुपए। अब जो ये उस मकान में कुछ एडिशन करवाया गया है, कुछ इंप्रूवमेंट करवाया गया है, उसकी लागत को भी हमको इंडेक्स्ड करना पड़ेगा, उसको भी हमको प्रसारित करना पड़ेगा। और ये जो द्वितीय मंजिल के निर्माण की लागत है वो इस मकान की लागत में जोड़ी जाएगी 1,70,000 रुपए, और इसको इंडेक्स्ड किया जाएगा। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन 2005-06। 2005-06 में इस मकान पर 1,70,000 रुपए का खर्चा किया गया। उस समय द्वितीय मंजिल का निर्माण 1,70,000 रुपए में हो चुका था, लेकिन ये 2005-06 में की लागत है। अगर 2019-20 में द्वितीय मंजिल का निर्माण करवाया जाए तो कितनी लागत आएगी, वो हम लागत प्रसार सूचकांक के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो 2005-06 का लागत प्रसार सूचकांक दिया गया है 117 क्वेश्चन में, और 2019-20 जिस वर्ष इस मकान को बेचा है उसका लागत प्रसार सूचकांक है 289। यानी कहने का मतलब कि 2005-06 में जिस संपत्ति या जो खर्चा 117 रुपए में जो संपत्ति तैयार की जा सकती थी, 2019-20 में उसी संपत्ति पर 289 रुपए का खर्चा होगा। यानी लागत में इतनी वृद्धि हो गई है, लागत प्रसारित हो गई है। तो 1,70,000 117 के बराबर है, तो 1,70,000 में 117 का भाग लगा देंगे और 289 से गुणा कर देंगे, तो इस द्वितीय मंजिल के निर्माण की लागत 2019-20 के अनुसार ज्ञात हो जाएगी। ये लागत आ रही है 4,19,915 रुपए, 4,19,915 रुपए। ये तो है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन 2005-06। और 2012-13 में भी कुछ इंप्रूवमेंट करवाया गया है, इस मकान का परिवर्तन और पुनर्निर्माण करवाया गया है, जिसकी लागत आई थी 2012-13 में 1,45,000 रुपए की। इसको भी इंडेक्स करना पड़ेगा, इसमें भी लागत प्रसार, इसको भी प्रसारित करना पड़ेगा, इंडेक्स करना पड़ेगा। तो 2012-13 का लागत सूचकांक है 200 रुपए। जो संपत्ति या जो वस्तु 200 रुपए में लागत पर प्राप्त हो सकती थी 2012-13 में, उसी की कीमत बढ़कर 2019-20 में जिस वर्ष इस मकान संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है उसकी लागत 289 रुपए हो गई है। यानी कि इसको 1,45,000 को अब इंडेक्स करना पड़ेगा, प्रसारित करना पड़ेगा। तो 1,45,200 के बराबर है। अगर इसको 289 से गुणा कर दिया जाए तो ये इसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट आएगी 2,09,525 रुपए। तो यानी कि इस मकान को फेयर वैल्यू के आधार पर हमने माना है, 2001 का फेयर वैल्यू लेके इस मकान की लागत मानी, और 2019 में इस मकान की इंडेक्स्ड कॉस्ट है 6,50,250 रुपए। ऐसे ही मकान की, इस मकान में जो इंप्रूवमेंट की गई है उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट हमने ज्ञात की है, तो 2 इंप्रूवमेंट की लागत भी हमने जोड़ दी। तो कुल मिलाकर इसकी लागत अगर देखी जाए इस मकान की, मकान संपत्ति की, तो 6,50,250 प्लस 4,19,915 प्लस 2,00,000
12,89,525, 12,89,690 रुपये, 12,89,690 रुपये इस मकान की लागत है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलाकर। तो 12,89,690 रुपये के मकान संपत्ति को 34,85,000 रुपये में बेचा गया है, यानी कि पूंजी लाभ हुआ है। 34,85,000 रुपये में बेचा गया है, यानी कि लाभ हुआ है, और ये लाभ हुआ है 22,05,310 रुपये का। और ऐसा लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा, क्योंकि ये मकान संपत्ति करदाता के पास 24 माह से अधिक अवधि के लिए हस्तांतरण से पूर्व रही है। ऐसा लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। यह है 22,05,310 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।